हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स टीम में आप लोग का स्वागत करता हूं। चलिए फिर, जो विषय छूट रहा था, बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं सर, आप जो है इनकम टैक्स नहीं शुरू कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इधर जो है। कोई बात नहीं, मैंने कहा था फाइनेंशियल में और मैनेजमेंट में, दोनों में से जो चैप्टर चल रहा है जो पहले समाप्त होगा उसी का स्थान पर हम इनकम टैक्स शुरू कर देंगे। तो आज से गाइस इनकम टैक्स शुरुआत हो गई। अच्छा दिन भी है, सोमवार, ठीक है। तो आज हम इसके जो है एक जो आपका हेड्स ऑफ इनकम बताया गया था, हेड्स ऑफ इनकम में पहला था इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा था इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और चौथा था कैपिटल गेन और पांचवा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी हमने पढ़ लिया, क्लियर कर लिया है। आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैपिटल गेन, ठीक है, इसको पढ़ लिया जाए। उसके बाद हम लोग सैलरी पढ़ेंगे। सैलरी बड़ा अच्छा चैप्टर है, इससे इम्पोर्टेंट भी है, बहरहाल ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने हेड्स ऑफ इनकम है सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी थ्योरी मैंने आपको काफ़ी पढ़ाया, उसको आप गाइस क्या करें, पढ़ते रहें, ठीक है। वीडियो जो ना समझ में आया करे, जो भूल जाए, उसको दोबारा आप रिवीजन मार सकते हैं। और कोई दिक्कत हो जिस टॉपिक में, आप बताएंगे, मैं वीडियो भेज दिया करूँगा, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल गेन होता क्या है सबसे पहले ये, तो कैपिटल गेन भी क्या है? ये हेड्स ऑफ इनकम, इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। आय का एक स्रोत कहा जाता है, आय का एक स्रोत कहा जाता है। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति कोई अपनी पूंजी संपत्ति, कोई अपनी पूंजी संपत्ति का मतलब क्या? बहुमूल्य संपत्ति। जैसे अपनी कोई व्यक्ति अपनी पूंजी संपत्ति, जैसे अपनी पूंजी संपत्ति, जैसे क्या क्या हो सकता है भाई? जैसे जमीन, मकान, सोना चांदी, अंश, सोना चांदी हो गया अंश, मोटर कार, अंश हो गया मोटर कार आदि, मोटर कार आदि को बेचकर लाभ प्राप्त करता है, आदि को बेचकर, आदि को बेचकर लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। आदि को बेचकर लाभ प्राप्त करता है। यह लाभ, ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी कोई पूंजी संपत्ति, जैसे जमीन, मकान, है ना, जमीन हो गया बेटा, मकान हो गया, सोना चांदी जेवरात हो गए, अंश हो गया, मोटर कार हो गया, इस तरह से कोई अपनी पूंजी संपत्ति को बेचकर लाभ प्राप्त करता है, तो इस लाभ को पूंजी लाभ शीर्षक, है ना, किसमें बेटा? पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य किया जाता है। बात समझ में आ गई ना? अब आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब इस चैप्टर में आपको यही देखना है, जब कोई अपनी ज़मीन बेच रहा हो, जब कोई मोटरसाइकिल बेच रहा हो, जब मोटर कार बेच रहा हो, मतलब कोई भी अपनी पूंजी संपत्ति बेच रहा हो, तब हम उससे जो भी लाभ प्राप्त करना चाहेंगे, जो भी लाभ प्राप्त हो रहा होगा, उसको जिस हेड के अंतर्गत रखा जाएगा बेटा, वो क्या होगा? आपका क्या होगा? हेड्स ऑफ इनकम होगा। कौन सा? पूंजी लाभ, ठीक है। हेड्स ऑफ कैपिटल गेन, इनकम हेड्स ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। तो यह आय के शीर्षक का चौथा शीर्षक माना जाता है, ठीक है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इसमें धाराएं बताई गई हैं। क्या बताएंगे बेटा?
धाराएं। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत इसमें कौन कौन सी धाराएं बताई गई है? धारा 45 से 55A, धारा 45 से 55A, ठीक है, के अंतर्गत इसको पूर्ण रूप से क्या किया गया है, इसके प्रावधान बनाए गए हैं। 45 से 55A के अंतर्गत इसके संपूर्ण प्रावधान बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको पूंजी लाभ से संबंधित क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं पूंजी लाभ एक्चुअली है क्या। समझ में आ गया ना इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो नोट करेंगे पूंजी लाभ क्या है। पूंजी लाभ क्या है भाई? तो पूंजी लाभ वे समस्त लाभ है ना। पूंजी लाभ में लिखेंगे पूंजी लाभ। अगर हम एक छोटी सी लाइन से कहें पूंजी लाभ में, वे लिखेंगे पूंजी लाभ में वे समस्त लाभ, है ना। यहाँ पर समस्त लाभ किस, क्या कह रहा है, पूंजी लाभ में वे समस्त लाभ जो पूंजी संपत्ति के बेचने से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। पूंजी लाभ में वे समस्त लाभ जो पूंजी संपत्ति के बेचने से प्राप्त किए जाते हैं को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कोई पूंजी लाभ में किसे शामिल करते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी पूंजी संपत्तियों को बेचकर लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ को कहाँ शामिल करेंगे, पूंजी लाभ में शामिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूंजी मतलब बेचने का मतलब यहाँ पर किससे होता है बेटा, पूंजी यहाँ पर लगाया जाएगा संपत्ति के हस्तांतरण से। किससे हो गया बेटा, संपत्ति के हस्तांतरण। तो जब पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होता है अर्थात बेचा जाता है तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा और लाभ को कहाँ शामिल करेंगे, पूंजी लाभ के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो आप अब एक चीज आप ये देखेंगे, है ना, एक चीज आप देख रहे होंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिल रहे होंगे ना, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे यहाँ पर पूंजी संपत्ति की बात कर रहा है, फिर संपत्ति को बेचने मतलब संपत्ति के हस्तांतरण की बात कर रहा है और लाभ की बात कर रहा है, किसकी, पूंजी लाभ की बात कर रहा है। तो पूंजी लाभ में मतलब मेन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल गेन लिखेंगे, मेन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं तो इसी परिभाषा से मालूम हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या जानना है बेटा, सबसे पहले आपको ये जानना है पूंजी संपत्ति। जब तक आपके पास पूंजी संपत्ति नहीं होगी, उसको जान नहीं पाएंगे, तब तक आप क्या बेचेंगे, है ना, क्या बेचेंगे ये डिपेंड होता है। तो पहला क्या है बेटा, कैपिटल एसेट्स। क्या है, कैपिटल एसेट्स है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है, पहला कैपिटल एसेट्स होगी, दूसरा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है, पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। और तीसरा है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन पूंजी लाभ। तो पूंजी संपत्ति क्या होती है, हम पहले तीनों के विषय जानेंगे। पूंजी संपत्ति, संपत्ति का हस्तांतरण और पूंजी लाभ, यही तीन मेन आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ये तीनों केस के विषय में आपको पूरा इसमें पढ़ना है और कुछ नहीं कवर करता ही है। तो आज हम लोग ये जानेंगे पूंजी संपत्ति, कौन कौन सी संपत्तियां पूंजी संपत्ति होती है और कौन कौन सी संपत्ति पूंजी संपत्ति नहीं होती है, ठीक है गाइस। चलिए तो लिखेंगे कैपिटल एसेट्स, पहला कैपिटल एसेट्स,
कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आती है भाई? पूंजी संपत्तियों का क्या आशय होता है ना? पूंजी संपत्ति का क्या आशय होता है? पूंजी संपत्ति क्या क्या आशय होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे पूंजी संपत्ति का आशय, है ना? पूंजी संपत्ति, ये जो समझ लीजिए, पूंजी संपत्ति वे संपत्ति होती हैं जो किसी करदाता के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से उसके पास क्या होती हैं? रखी रहती है, ठीक है? जो भविष्य में प्रयोग के लिए पर्याप्त रहती है, प्राप्त रहती है, सब संपत्ति उसके क्या होती हैं? पूंजी संपत्ति। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूंजी संपत्तियों में अस्थायी की संपत्ति की बात जरूर करेगा, ठीक है? जैसे इसमें दृश्य और अदृश्य सभी संपत्तियां शामिल हो जाती हैं, ठीक है? तो लिखेंगे पूंजी संपत्ति में करदाता की प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, पूंजी संपत्ति में करदाता की प्रत्येक प्रकार की संपत्ति जिसमें अस्थायी अस्थायी, जिसमें अस्थायी अस्थायी कॉमा भौतिक कॉमा अभौतिक दृश्य अदृश्य, है ना? ये भौतिक अभौतिक अस्थायी अस्थायी दृश्य अदृश्य को सम्मिलित किया जाता है, अदृश्य को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है? पूंजी संपत्ति में करदाता की प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, चाहे वो अस्थायी हो, चाहे अस्थायी हो, चाहे भौतिक हो, चाहे अभौतिक हो, है ना? ये सब सभी संपत्तियां इसमें क्या होंगी? शामिल हो जाएंगी। जैसे इसमें क्या क्या हो सकती है भाई? जैसे भवन, मतलब लिख सकते हैं बिल्डिंग, है ना? बिल्डिंग हो गई, और लैंड, और गोल्ड, और सिल्वर, और क्या हो सकती है भाई? शेयर, मोटर कार, ठीक? शेयर हो गया, मोटर कार हो गया, गुडविल, है ना? गुडविल, लाइसेंस ETC, ये सभी संपत्तियां जो है कहाँ शामिल होती है बेटा? पूंजी संपत्ति में शामिल की जाती है, ठीक है? तो एक व्यापारिक संस्था को भी पूंजी संपत्ति में शामिल करते हैं। एक जो मतलब ये भी ले सकते हैं कि कोई भी व्यापारिक संस्था होती है तो उसको भी पूंजी संस्था में शामिल किया जाता है, पूंजी संपत्ति में ले सकते हैं। डबल कॉमा में एक व्यापारिक संस्था को भी पूंजी संपत्ति में शामिल करते हैं। जब एक व्यापारिक संस्था भी जो है क्या है? व्यापारी के लिए एक पूंजी संपत्ति होती है, इसको जानते रहिएगा, ठीक है? क्या है? पूंजी संपत्ति है। इसको भी बेचते हैं, अगर आपको लाभ होगा तो पूंजीगत लाभ होगा, और ऐसे पूंजी लाभ पर आपको जो आय होगी वो पूंजीगत लाभ शीर्षक के अंतर्गत शामिल की जाएगी। बोलो, समझ में आ गया? क्लियर हुआ गाइस? तो अगले दिन आप लोग डालेंगे एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, ठीक है? जिन्हें हम पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है? ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम
पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं करते हैं। लिखेंगे वे संपत्तियां जिन्हें पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता है। मतलब वे संपत्तियां ऐसी, मतलब कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं, संपत्तियां, ठीक है, जिन्हें पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी हो सकती है भाई? पहला है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, व्यापारिक रहतिया। व्यापारिक रहतियों को क्या किया जाएगा भाई? पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं किया जाएगा। यह एक तरह से उपयोग कच्चा माल होता है ना, उपयोग कच्चा माल होता है, और ऐसे माल को बेचने से जो लाभ होता है बेटा, उसको हम कहाँ शामिल करते हैं? पीजीबीपी हेड में शामिल करते हैं। ठीक है, दूसरा नोट करेंगे। दूसरा है निजी प्रयोग की वस्तुएं, निजी प्रयोग की वस्तुएं, निजी प्रयोग की वस्तुएं जैसे पहनने के कपड़े, है ना, टीवी, घरेलू सामान, टीवी हुई, घरेलू सामान हो गया, टीवी घरेलू सामान, है ना, स्कूटर, फर्नीचर, आदि जो आपके अपने प्रयोग की वस्तुएं होती हैं, निजी प्रयोग की वस्तुएं होती हैं, इन्हें हम कहाँ नहीं शामिल करेंगे? कैपिटल एसेट्स में नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया भाई। किंतु सोने चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की बनी हुई वस्तुएं नहीं होंगी। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये जब जो भी धातु की बात की जा रही है, इसमें कोई सोना चांदी आदि जो है ये सब इससे ना बना होगा। सोना चांदी आदि से बना हुआ है तो सोना चांदी या प्लेटनेस या बहुमूल्य नग आदि, चाहे आभूषणों के रूप में हो अथवा ये कपड़े, फर्नीचर, बर्तन आदि में जड़े हों, तो उसको पूंजी संपत्ति माना जाएगा। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो तीसरा लिखेंगे। तीसरा है भारत में स्थित कृषि भूमि, भारत में स्थित कृषि भूमि। ठीक है, अब यहाँ पर भारत में स्थित कृषि भूमि मतलब इसमें ऐसी कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा जो शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं है ना, जो शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं है उसको हम नहीं मानेंगे। चलिए लिख लेंगे भारत में स्थित कृषि भूमि, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं है। ठीक है, जो शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं है उन्हें हम भारत में कृषि जो स्थित कृषि भूमि होगी उसको हम पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है स्वर्ण जमा बांड। स्वर्ण जमा बांड चौथा है स्वर्ण जमा बांड। स्वर्ण जमा बांड जो होता है बेटा, इस पर ब्याज मिलता है, तो जब निकालते हैं तो ये अदर सोर्सेज में जाता है। कहाँ जाता है? अदर सोर्सेज में इसको शामिल किया जाता है। इसको यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा बांड होता है, इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया रहता है? इसको लगाया गया रहता है, तो इसको हम पूंजी संपत्ति में नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग ये टॉपिक क्लियर कर लिए, कैपिटल संपत्ति क्या होती है क्या नहीं होती है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था लिखा दिया, समझा दिया, और उम्मीद यही करते हैं कि कैपिटल गेन्स समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे पूंजी संपत्ति के प्रकार। पूंजी संपत्ति दो प्रकार की होती है, दीर्घकालीन और
अल्पकालीन। ठीक है, समझ में आई बात ना, दोनों का अलग अलग लाभ निकाला जाता है। ठीक है, चलो कल क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।